हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की वीआईपी सीट की। एक और जिले की बात करते हैं, जिला है सीतापुर। सीतापुर में कौन सी वीआईपी सीट है और वहां पर कैसा मुकाबला है, आप समझिए। ये सीट है सिधौली की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष रावत हैं, हरगोविंद भार्गव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, पुष्पेंद्र रावत है बीएसपी की तरफ से, कमला रावत है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों है, आप ये भी समझ लीजिए। ये सीट वीआईपी इसलिए है कि हरगोविंद भार्गव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। कहा जा रहा है कि बहुत तगड़ा मुकाबला है यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकी है और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 2017 और 2012 में क्या सियासी इतिहास रहा था सीतापुर का, वो जानने के लिए चलते हैं चांदनी के पास। बिल्कुल, और सीतापुर के समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी है। 2012 की अगर बात करें तो विधानसभा की जो सीट है वो 9 सीट है सीतापुर में। एसपी के खाते में 7 सीटें गई थी, 34.32% वोट शेयर के बाद ये 7 सीटें गई थी एसपी के खाते में। बीएसपी की बात करें तो 2 सीटें गई थी बीएसपी के खाते में 31.98% वोट शेयर के बाद। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीटें भी नहीं गई थी। तो कह सकते हैं स्थितियां वहां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ये वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद बात 2017 की कर लेते हैं, सीतापुर की बात कर रहे हैं। सीतापुर में बता दें आपको कि 2017 में बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई थी और 38.02% से ये वोट शेयर था इनका। एसपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस अन्य के खाते में जो सीटें गई थी वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अमित, ओवर टू यू। मनोज सर, 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 7 सीट थी और 2017 में बीजेपी के पास 7 सीट। 2022 में क्या देख पा रहे हैं आप? वास्तव में देखिए अभी मतलब क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम कांटे की टक्कर इस समय, देखिए जो चीजें प्रभावी तौर पे कही जा रही हैं, अगर ये बात जेल कर गई वोटर के दिमाग में, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टफ टाइम में टफ लीडर चाहिए, आपका वोट जो है वो भारत के लिए, मतलब देखिए ये इलेक्शन केवल 2022 का नहीं है, ये इलेक्शन 2024 का कर्टन रेजर भी नहीं है। ये इलेक्शन वास्तव में बहुत हद तक ये डिसाइड करेगा कि भारत किस दिशा में, मतलब एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है ये कि हमारा मतलब रंग कैसा होगा। तो ये अगर वोटर्स के दिमाग में ये बात जेल कर गई तो फैसला जो है वो बहुत हद तक एक तरफा भी आ सकता है, नहीं तो कांटे की टक्कर तो है ही। कुल मिलाकर कांटे की टक्कर है, आप ये कह रहे हैं इस बार, और दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि 2022 में हमारी जीत होगी। लेकिन यहां पर एक्स फैक्टर आप क्या देख पा रहे हैं सर, किस तरीके के मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश होगी? देखिए मुद्दे वास्तव में ये इलेक्शन अगर इसको सही रूप में देखा जाए और सही रूप में इसको शुरू से प्रोजेक्ट किया जाता, इलेक्शन वास्तव में ये केवल स्टेट से बहुत बड़ा है और इस इलेक्शन से हमारा डायरेक्शन तय होने वाला है। अब जाके बीजेपी का एक कैंपेन उस लेवल पे पहुंचा है जो कि उसको नेशनल डायरेक्शन दे रहा है। ये वोटर को बात जंचती है कि नहीं जंचती है, ये कल शाम तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, और एकदम क्लियर 10 मार्च को हो जाएगा। हरदोई जिला भी बहुत वीआईपी जिला है और यहाँ की वीआईपी सीट की बात करना बहुत जरूरी है। हरदोई की जो सदर सीट है वो बहुत वीआईपी सीट कही जा रही है। नितिन अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2017 में जीते थे, अब वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। सामने है अनिल वर्मा, उनके सामने बीएसपी की तरफ से शोभित पाठक है और कांग्रेस की तरफ से आशीष सिंह है। लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों है, आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी इसलिए है कि नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हरदोई का सियासी इतिहास क्या रहा है वो जानने के लिए चलते हैं चांदनी के पास। बिल्कुल, और चलिए आपको बताते हैं कि हरदोई में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2012 में क्या कुछ स्थितियां थी वो आपको बताते हैं। 2012 में एसपी के खाते में 6 सीटें गई थी और जो वोट शेयर है वो 37.17% वोट शेयर रहा है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, बीजेपी, कांग्रेस अन्य के खाते में 1 भी सीटें नहीं गई हैं। हालांकि वोट शेयर आप यहां पर देख सकते हैं। वही 2017 की अगर बात करें तो 2017 में यह भी समझना बहुत जरूरी है, बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में चुनौती भरा हो सकता है। एसपी की बात करें तो 1 सीटें गई थी और बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 भी सीटें नहीं गई थी और वोट शेयर इससे समझा जा सकता है। अमित, ओवर टू यू। आशीष, इस बार हरदोई की जनता का मूड क्या है, क्या वहां पर परिस्थितियां हैं और क्या मुद्दे हैं? देखिए, अगर हरदोई विधानसभा सदर की बात करें तो यहाँ पर कई लोग मेरे साथ भी हैं और हम आपको बता दें 4,33,133 मतदाता है, जो कि जिसमें पासी और ब्राह्मण और क्षत्रिय और मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। आपको बता दें कि इसीलिए और सबसे वीआईपी इसलिए है क्योंकि यहाँ से 40 साल से अग्रवाल परिवार का ही कब्जा इस सीट पर रहा है और अब की भी नितिन अग्रवाल सीट पर बीजेपी से मैदान में है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने अनिल वर्मा को पासी समाज का देखते हुए मैदान में उतारा है और वहीं ब्राह्मण समाज
का देखते हुए शोभित पाठक को मैदान में उतारा है बीएसपी ने। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे आशीष सिंह, वो क्षत्रिय समाज को देखते हुए उनको कांग्रेस ने हरदोई में उतारा है। फिलहाल यहाँ की अगर बात करें तो नरेश अग्रवाल के पिता 1974 में विधायक हुए थे, उसके बाद 1980 से उनकी विरासत नरेश अग्रवाल ने संभाल ली थी और जिसके बाद 2008 तक वो विधायक रहे और उसके बाद राज्यसभा में उनका टिकट हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने उपचुनाव में अपने बेटे को चुनाव उतार दिया। फिलहाल नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी बसपा समाजवादी पार्टी का सफर करते हुए अब बीजेपी में आशीष आप बने रहे हमारे साथ। मनोज सर, यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ का सियासी समीकरण क्या कह रहा है? 2017 में समाजवादी पार्टी ने एक ही सीट जीती थी नितिन अग्रवाल वाली, और वो भी अब बीजेपी की तरफ है। कितना फायदा समाजवादी पार्टी के लिए और कितना फायदा बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए ज्यादा एडवांटेज इसलिए है क्योंकि मतलब नरेश अग्रवाल की फैमिली, मतलब नितिन अग्रवाल भी, और अब क्योंकि बीजेपी में आ गए हैं तो इसलिए बीजेपी को एक कटिंग एज तो है ही है। अब बाकी यह है कि देखिए मूड वास्तव में, क्योंकि बहुत ही इमोशनल इलेक्शन है ये, और एक तरफ मुद्दे जो बहुत ही इमोशनली लोगों को जिनसे आहत हुए हैं लोग, दूसरी तरफ वो है कि जिनसे मोरल बूस्ट किया जा रहा है कि आगे बढ़ो। और बिल्कुल मतलब जैसे वाइस कैप्टन बीजेपी के अमित शाह, तो उन्होंने आपके चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल 300 सीट प्लस दावा किया है। वास्तव में क्या होता है ये अभी बहुत बड़ा सस्पेंस है। और हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे। कौन कितना अपने भाषणों से वहां के लोगों को सर आकर्षित कर पाया, अपनी तरफ संबोधित कर पाया है, खींच पाया है, क्या समझ पाए आप? जी, मतलब वही बात है कि एडवांटेज बीजेपी लगता है, यहां पे एडवांटेज बीजेपी लगता है। 2017 में यहां पर मुद्दा बिल्कुल अलग था सर, 2012 में यहां का मुद्दा बिल्कुल अलग था। 2022 में बीजेपी की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए 12 से 17 के बीच में जो माहौल था, 17 से 22 के बीच में वो परिवर्तन, वो फर्क आया है। क्या वहां के लोग भी इसको आसानी से समझ पा रहे हैं? देखिए यही बात है कि जो समझाने का काम एक तो बीजेपी की तरफ से थोड़ा देर से शुरू हुआ, और शुरू भी हुआ तो बड़े इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब कर्नाटक का हिजाब इश्यू जो है वो इनडायरेक्ट, हिजाब को भी देखिए समझाने की जो जरूरत है वो ये नहीं है कि मुस्लिम समाज में लड़कियां बुर्का पहने कि ना पहने। समझाने की जो जरूरत थी बीजेपी को और आज भी है वो ये कि देखिए हिजाब की वजह से हुआ, जैसे कश्मीर रैली में क्या हुआ, ठीक, आतंकवादियों ने कहा कि लड़कियां बुर्का नहीं पहनेंगी तो हम गोली मार देंगे। जून 89 में उन्होंने मुझसे कहा, और 6 महीने बाद वहां पंडितों का पूरे हिंदू समाज का पलायन हो गया। ठीक है सर, पब्लिक का मूड भी जान लेते हैं। आशीष, आपके पीछे तमाम लोग खड़े हुए, उनसे बातचीत करिए, जानिए कि उनका मूड क्या है 2022 को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में कई लोग खड़े हुए हैं। ये आप लोग 2022 में किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के और क्या मूड है आपका? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि नींव होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है। काम किया गया, अच्छा कार्य किया गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकमल गुप्ता। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या अभी तक? हमारा पहला तो हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो भय मुक्त समाज, ठीक है, सुरक्षा यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और उसके आधार पर ये लोग वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और जिले की बात करते हैं, लखीमपुर जिला है। यहां पर किस तरीके से वीआईपी सीट पर टक्कर देखने को मिल रही है वो आपको बताते हैं। सदर सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगेश वर्मा चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से उत्कर्ष वर्मा है, उनके सामने मोहन वाजपेयी है बीएसपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से रविशंकर द्विवेदी। लेकिन लखीमपुर सदर सीट वीआईपी सीट क्यों है, आप ये भी समझिए। योगेश वर्मा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनका यह कहना है कि हमारी सरकार ने बीते 5 साल में जो काम किया है उसी के आधार पर मैं पब्लिक से वोट की अपील कर रहा हूं और जनता सपोर्ट करेगी, इस बात का उनको पूरा भरोसा है। लखीमपुर का सियासी इतिहास 2012 में और 2017 में क्या रहा था वो जानने के लिए चलते हैं चांदनी के पास। बिल्कुल, और 8 विधानसभा सीट की बात करें लखीमपुर खीरी की तो ये समझना बहुत जरूरी है। एसपी की बात करें तो 4 सीटें एसपी के खाते में गई थी, वोट शेयर 32% के आसपास रहा है जो वोट शेयर है। वही बीएसपी की बात करें तो 3 सीटें जो है वो बीएसपी के खाते में गई थी और 25.68% ये वोट शेयर रहा था। बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें गई थी। 2012 की विधानसभा की बात हम यहाँ पर करें और जिनका वोट शेयर था वो 12.98% रहा है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 भी सीटें नहीं गई थी और जो वोट शेयर है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं।
2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिली थी। बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी, ये समझना बहुत जरूरी है, और एसपी के खाते में एक भी सीटें नहीं गई। वहीं बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीटें नहीं गई, और वोट शेयर के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इस बार की स्थितियां क्या कुछ देखने को मिलेंगे। अमित, ओवर टू यू। क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने 2017 में। 2022 में पब्लिक के मुद्दे और मूड क्या है वो भी जानेंगे।